चलो आगे बढ़ते हैं। अपना बेसिक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब टॉपिक पर आते हैं। देखो, सबसे पहले परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, यानी किसी सेट के अंदर अवयव की संख्या क्या हो? सीमित हो तो वे क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। और इनफाइनाइट क्या होगा? सभी को पता है कि जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? संख्या असीमित हो, वे क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लें, 1 3 5 7 9, ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है, परिमित है, क्योंकि इसमें कितने अवयव है गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 अवयव है, 5 अवयव का एक सेट है, इसलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, 2 3 5 और आगे डैश कर दिया, यानी ये क्या है? अब ये इनफाइनाइट समूह है। 4, क्योंकि एक नियम के द्वारा क्या होनी चाहिए? संबंध होने चाहिए। मैंने गलत लिख दिया। 1 2 3 4, अब आगे तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। इसमें हम बता नहीं सकते कि क्या इसमें कितने अवयव होंगे। सही है। लेट्स मूव अहेड। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय की गणन संख्या, या इसी को मैं बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। सारी एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि ए बराबर, क्योंकि सेट को इसके अंदर लिखा जाएगा, 1 3 5, 1 3 5 कितने अवयव है? परिमित है, कितने अवयव गिन सकते हैं? परिमित है तो 1 3 5 कितने हो गए? 3 अवयव होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्या हो गए? 3 हो गए। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो। एक कोई एग्जांपल, ए ई आई ओ यू, क्या है? वोवल्स का सेट है। तो वोवल्स का सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 5 हो गए। यही क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट है। फिर दूसरा अगला आता है तुल्य समुच्चय।
तुल्य समुच्चय क्या होता है, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तुल्य समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो वो तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9 है, और बी कोई सेट है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 5। इसमें भी क्या हो गए, 5। तो ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, तुल्य समुच्चय हो गए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए तुल्य है बी के, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। या हिंदी में भी जैसे बोला जाएगा तो उसको इस प्रकार से बोला जाएगा, ए तुल्य है बी के, ए इज इक्विवेलेंट बी। या तुल्य समुच्चय की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण हो गए। चलो आगे चलते हैं। इसी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ है समान समुच्चय। कौन सा, समान समुच्चय। उसमें क्या होगा, ये इंग्लिश बोलते हैं इक्वल सेट। इस समान समुच्चय का अर्थ इसी से ही है कि कोई सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये अवयव है। बी सेट है जो, ये तो आपको रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में बी सेट लिखा मैंने कि एक्स जहाँ x belongs to n and x less than equal to 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी ये ही हुआ कि इसके अंदर x क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ए और बी क्या हो गई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरा का पूरा सेट भी क्या हो गया, समान हो गया। इसके अंदर भी वही अवयव है जो एक के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ए इज इक्वल बी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ए बराबर मैंने लिया 1, 2, 3। बी बराबर मैंने लिया 2, 1, 3। कुछ बच्चों के ये समझ में आ रहा होगा कि ये बस इसको चेंज करके ही लिखा गया है, तो सेट के अंदर ऐसा लिखा जा सकता है, बस अपनी कंडीशन क्या आती है वो ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन थी कि भिन्न होने चाहिए, भिन्न है। दूसरे परिभाषित होने चाहिए, परिभाषित है। नियम मतलब परिभाषित मतलब एक नियम के द्वारा बंधे हुए होने चाहिए, ठीक है, वो भी है। सुपरिभाषित होनी चाहिए मतलब नियम के द्वारा बंधे हुए होने चाहिए, और भिन्न होने चाहिए, ये तो ना। तो ये वही तो है कि 1, 2, 3 और 2, 1, 3 क्या है, दोनों एक ही है, और दोनों क्या है, सेट है। तो ये इक्वल सेट हुए,
ए इज इक्वल बी। अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है, वो ये है कि समान समुच्चय हमेशा तुल्य समुच्चय होता है। क्या हुआ कि समान समुच्चय, कोई भी जो इक्वल सेट होता है ना, वो तुल्य समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, दोनों सेट में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, और ये हमेशा सत्य है। लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट है शून्य या रिक्त समुच्चय। शून्य या रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्टी सेट, या फिर इसको नल सेट भी बोला जाता है। शून्य या रिक्त समुच्चय क्या होता है? शून्य या रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, क्या होता है? नल सेट होता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि कोई सेट ले लिया, अमर व्यक्तियों का समुच्चय। तो बताओ, अमर व्यक्तियों का समुच्चय बता दो, एक भी बता दो मुझे, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो अमर हो। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। फिर दूसरा मैंने लिया एग्जांपल, जैसे सी बराबर बी बराबर ले लिया मैंने, जहाँ पर एक्स है, एक्स किस में बिलोंग करता है? एन में, तथा 0 से 1 के बीच में हो। तो क्या इसके अंदर कोई अवयव होगा क्या? क्योंकि एन तो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? 0 से, और फिर दूसरा कहाँ पे? 1 पे जाता है। तो बीच वाली संख्या या भिन्न संख्या एन के अंदर आती ही नहीं है। तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। ये भी नल सेट होगा और ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। अब बात आती है कि नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, नल सेट को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो जो समुच्चय के कोष्टक होता है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए। दूसरा, नल सेट को फाई से भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ही यही है, मैंने लिखा है फाई, बिना कोष्टक के लिखा है। तो क्या होगा? शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय या एम्प्टी या नल सेट कहलाएगा। अगर मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया ना, तो ये तो सेट का फॉर्म हो गया और उसके अंदर क्या हो गया? एक अवयव लिख दिया मैंने। तो ये नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? एक अवयव है जो क्या है? फाई है। और यहाँ पे फाई क्या है? एक समुच्चय है, ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जांपल ले नल सेट का, बताइए क्या ये नल सेट है क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर जीरो क्या है, एक अवयव है, और एक अवयव जहाँ भी आ जाता है ना वो नल सेट नहीं होता। नल सेट का अर्थ होता है कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो जीरो क्या है, एक अवयव है। तो नल सेट को पूरी बात, सीधी सी बात ये है कि या तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे या बिना कोष्टक के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आगे आता है एकल समुच्चय, या इसी को बोला जाता है सिंगलटन समुच्चय। सिंगलटन समुच्चय या एकल समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, क्या कहलाएगा, सिंगलटन समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने वन, वन क्या है, वन एक ही अवयव है। जैसे पहले वाला एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, जीरो एक ही अवयव है, ये सिंगलटन सेट है। और जैसे मैंने ले लिया 5, ये क्या है, ये भी सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5 इसमें एक अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, सारे सिंगलटन समुच्चय के उदाहरण है। फिर अगला आलम युग्म समुच्चय। युग्म का अर्थ होता है दो, यानी पैर के अंदर होंगे, और पैर के अंदर होंगे तो सीधी सी बात है कि वह समुच्चय जिसमें क्या हो, जिसमें दो अवयव हो, दो अवयव हो, युग्म समुच्चय कहलाएगा। जैसे 1 and 2 और 0 and 3। फिर अगला समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। क्या होता है कि वह सेट, वह समुच्चय जिसके अवयव भी क्या हो, समुच्चय हो, क्या कहलाएगा, समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैंने लिया 1 2 2 5, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 2 किस फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले कोष्टक में लिखा जाएगा, बताया रहा आपको। 2 5 या 3 6 8 ये मैंने लिख दिया। तो कोई भी ए सेट है तो इसका ये तो एक सेट है ही, उसके जो सेट के अवयव है वो भी क्या है, एक सेट है। समझ आ रहा है, ये तो सेट था ही, इसके अवयव क्या होने चाहिए थे, इस प्रकार से होने चाहिए थे, लेकिन है क्या, एक सेट है, ये भी क्या है, एक सेट है। तो इसको क्या कहा जाएगा, सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय।